नमस्कार, मैं हूँ रोहित माने और आप देख रहे हैं साइंटिस्ट आर एकेडमी। और इस वीडियो में हम लेक्चर में बात करने वाले हैं ओसाजोन टेस्ट के बारे में। तो इस टेस्ट में हम देखने वाले हैं कि ओसाजोन टेस्ट क्या है, क्यों ये टेस्ट की जाती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है और अंडर माइक्रोस्कोप इसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज ओसाजोन टेस्ट। नाउ ओसाजोन टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ ये टेस्ट का यूज़ खास करके रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है। दिस टेस्ट इवन अलाउज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट रिड्यूसिंग शुगर्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब इस टेस्ट का यूज़ करके हम बहुत डिफरेंस मतलब बहुत सारी शुगर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स। This test is also termed as a phenylhydrazine test based on the reagent used for this test. हालांकि इस टेस्ट में फिनिलहाइड्राजाइन रिएजेंट का यूज़ किया जाता है, इसलिए इस टेस्ट को फिनिलहाइड्राजाइन टेस्ट भी कहा जाता है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये टेस्ट हम रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाते हैं, टू डिफरेंशिएट रिड्यूसिंग शुगर्स फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट रिड्यूसिंग शुगर्स बिटवीन ईच अदर। इसके लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे हम इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो पहले तो हमें रिएजेंट्स लगेगा। कौन सा रिएजेंट लगेगा? ओसाजोन मिक्सचर लगेगा। ओसाजोन मिक्सचर तैयार करने के लिए हमें 0.5 ग्राम ऑफ फिनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड एंड 1 ग्राम ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट ग्लिसिल एसिटिक एसिड एंड टेस्ट सैंपल लगेगा। आगे जाके हमें मटेरियल्स भी रिक्वायर्ड है। मटेरियल्स मतलब टेस्ट ट्यूब लगेगी, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लगेगी, पिपेट्स लगेगी, एट्सेट्रा। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे खास करके अभी जैसे मैंने बताया फिनिल हाइड्राजाइन रिएजेंट यूज़ किया जाता है। खास करके फिनिल हाइड्राजाइन एसिटेट बफर यूज़ किया जाता है। This test is based on the fact that carbohydrates with free or potential free carbonyl groups reacts with the phenylhydrazine to form ओसाजोन। हालांकि जो फिनिलहाइड्राजाइन है ये कार्बोनिल ग्रुप से, जो पोटेंशियल फ्री कार्बोनिल ग्रुप है उनके साथ रिएक्ट करके ओसाजोन फॉर्म करते हैं। और ये जो फॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसको उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, रिएक्शन। क्या होता है? कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, रिएक्शन होता है। इन बिटवीन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनिलहाइड्राजाइन एंड कार्बन 1 and 2 aldoses and ketoses which yields 1,2 diphenylhydrazine which is known as ओसाजोन। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है? फिनिल हाइड्राजाइन रिएक्ट करता है जो पोटेंशियल फ्री कार्बोनिल ग्रुप्स है उनके साथ, और उनके साथ रिएक्ट करने के बाद कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन के बाद हमें ओसाजोन मिल जाता है। ओसाजोन appears as a yellow colored crystals of characteristics shape, solubility, melting point and time of formation. Osazone is a different for different sugars. Since both carbons first and second are involved in the reaction, C2P must produce the same osazone. Similarly, ketoses with configuration identical to aldoses below C2, that is carbon number 2, give the same osazones, that is glucose and fructose. So this is simple principle of osazone test. Now let's see the procedure. Now here first we have to take 5 ml of test solution in a clean dry test tube. Then we have to add 0.3 gram of osazone mixture, that is already we have prepared, and 5 drops of glycyl acetic acid to the test tube. Mix it well and warm the test tube gently in the water bath if required to dissolve all the elements. Then we have to keep the test tube in boiling water and observe the formation of crystals at various time points. And then we have to observe the shapes of crystal under the low magnification under the microscope. So this is a very simple procedure. Let's see what will be the result. Now see, under the microscope we can see different types of crystal shape. On the basis of shape we can easily observe the name of the sugar, and the formation of this all shapes, different time period is required. For example, if we got needle shaped crystals, this is nothing but the glucose. If we got
needle-shaped crystals after some time, then it is a fructose. And mannose is also needle-shaped crystals, but it required somewhat extra time. For example, we can say it is required 2 minutes, 4 minutes, and 6 minutes, like this. Okay. Next is balls with the thorny edged shaped crystal, that is galactose. If you got such type of shape, this is nothing but the galactose, and it required around 6 minutes. I'm saying just for example. Fine long needle shaped crystals, that is a xylose, it requires around 8 to 10 minutes, and sunflower shaped crystal, that is a maltose. So with the help of this test, we can easily observe the different types of sugars under the microscope on the basis of their shape formed in the crystal form. Okay, now let's see what are the uses of Osarzone test. This test is used only that can be used to distinguish lactose from maltose during the identification of unknown sugars. So this test is used to distinguish the lactose and maltose from the unknown sugar. This is a simple, cheap, and relatively less time-consuming test for the identification and differentiation of different sugars encountered in the clinical practices. This test can be also used for locating sugars in plant tissues. Now, what are the limitations? This test gives a positive result for sucrose when if boiled for 30 minutes or more, even though sucrose is non-reducing sugar. This test is not effective if the sample contains a mixture of different sugars. Similarly, large quantities of sugars are required for a positive result. So these are some limitations. So in this lecture, we have learned about the what is Osarzone test, what is the principle, what is the requirement, what is the procedure, and how to observe under microscope.